हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग निषेचन के पहले होने वाली घटना पढ़ लिए। आज हम लोग निषेचन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है निषेचन और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे ये निषेचन क्या होता है। तो निषेचन में नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु का मिलना आवश्यक होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक कहने का मतलब है कि अंडाणु और शुक्राणु के मिलन को ही क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। आप लोगों से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो फैलोपियन ट्यूब में होती है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग निषेचन के बारे में पढ़ते हैं। तो निषेचन क्या होता है, इसका हम लोग पहले डेफिनेशन लिखते हैं। तो लिखिएगा, इस विधि में नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संगलन होता है। मतलब क्या है कि निषेचन में नर युग्मक होना चाहिए और मादा युग्मक होना चाहिए। इन दोनों का मिलन होना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। मानव में निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है, ठीक है ना। अब ये निषेचन कितने प्रकार के होते हैं? तो निषेचन दोस्त दो प्रकार के होते हैं। निषेचन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। पहला निषेचन जो होता है उसे हम लोग कहते हैं बाह्य निषेचन। क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन। और दूसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं अंतः निषेचन। तो पहले हम लोग बाह्य निषेचन समझते हैं। बाह्य निषेचन में क्या होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलता तो जरूर है, लेकिन शरीर से बाहर मिलता है। बोलिएगा ये कैसे संभव होता है सर? देखिए, हम लोग सिंपल सा एक जीव बनाते हैं जिसका नाम क्या है आप लोग देख करके ही पहचान जाइएगा। ये क्या है आप लोग समझते होंगे? मछली। मछली क्या करता है? जो मादा मछली होती है ये अपने युग्मक को पानी में रिलीज कर दिया। किस में रिलीज कर दिया? पानी में छोड़ देता है, ठीक है ना। उसके बाद जो नर मछली होता है वो अपने नर युग्मक को वो भी क्या करता है? पानी में रिलीज कर देता है, मतलब छोड़ देता है। तो दोनों अपने अपने युग्मक को कहाँ पे छोड़ दिया? पानी में छोड़ दिया। और ये मादा युग्मक जो होता है ये नर युग्मक से जाकर के क्या होता है? मिलता है, यानी निषेचन करता है। ये कहाँ पे निषेचन किया? समझ में आ रहा है ना? ये कहाँ पे निषेचन कर लिया? तो पानी में निषेचन किया, ठीक है ना। तो मछली में जो निषेचन होता है वो पानी में हो गया, शरीर से बाहर हो गया। यही क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन। मतलब जब जीवों में निषेचन की क्रिया, डेफिनेशन बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जब जीवों में निषेचन की क्रिया शरीर में ना होकर के शरीर से बाहर होता है उसी को हम लोग कहते हैं बाह्य निषेचन। ये किस में होता है? तो मछली में होता है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग, डस्टर कहाँ है? तो देखिए, इसका हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब जीवों में निषेचन की क्रिया शरीर से बाहर हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? बाह्य निषेचन कहते हैं। और ये होता किस में है? तो ये होता है मेंढक में। फिर मछली, अभी तुरंत आप लोगों को हम एग्जाम्पल दिए मछली में। इसी तरह के और जीव होते हैं जिसमें बाह्य निषेचन होता है। इंपॉर्टेंट है कि बाह्य निषेचन है क्या, इसे आप लोग समझ गए। एक दोस्त होता क्या है दूसरे नंबर पे, ये होता है अंतः निषेचन।
कैसा निषेचन? अंतः निषेचन। ये निषेचन का दूसरा रूप है। ठीक है, तो अंतः निषेचन किसे कहते हैं? तो सेम इसका उल्टा, इसमें क्या हुआ? तो निषेचन की क्रिया शरीर से बाहर हुआ और इसमें शरीर के अंदर होगा। तो क्या लिखेंगे? जब जीवों में निषेचन की क्रिया कहाँ होगी? तो शरीर के अंदर होता हो, शरीर के अंदर हो। अच्छा, ये किस में होता है? तो जितने स्तनधारी होते हैं ना, इसमें अंतः निषेचन होता है। किस में? तो स्तनधारी में, स्तनधारी। मानव भी स्तनधारी में ही आता है, आप जानते हैं। तो मानव में कैसा निषेचन हो जाएगा? अंतः निषेचन हो जाएगा। देखिए, आप लोगों को पता है स्तनधारी किसे कहते हैं? तो वैसे जीव, सिंपल भाषा में समझिएगा, वैसे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाता हो उसी को स्तनधारी कहते हैं। अच्छा, आप लोग एक बात समझिएगा, स्तनधारी में महिला आएगी या पुरुष आएगा? अच्छे लोगों को ना इसमें कन्फ्यूजन होता है कि स्तनधारी में ना महिला आएगा कि पुरुष आएगा। तो लोगों से पूछिएगा कि स्तनधारी में कौन आएगा, तो फट से बोल देंगे कि महिला स्तनधारी में आएंगे लेकिन पुरुष स्तनधारी में नहीं आएंगे। अरे भैया सुनिएगा, कि महिला हो या पुरुष है, दोनों तो मानव ही है। अच्छा देखिए, ये दोनों जब क्या होते हैं? बाल्या अवस्था में होते हैं, पुरुष हो या फिर महिला हो, जब शिशु अवस्था में रहता है तो आप उसमें अंतर नहीं डिफीट कर पाइएगा। दोनों क्या होता है? एक ही जैसा होता है। लेकिन किशोरावस्था में जाते जाते क्या होता है कि महिला में स्तन ग्रंथि आ जाता है, जिसके कारण उसके स्तनों में उभार आ जाता है और दूध बनता है। लेकिन पुरुषों में स्तन ग्रंथि नहीं होता है, जिसके कारण इसके स्तन में कोई खास चेंजिंग नहीं आता है। तो स्तनधारी में महिला भी आएंगे और स्तनधारी में पुरुष भी आएंगे। हम लोग क्या देखें? तो हम लोग निषेचन देखें। निषेचन क्या होती है? तो देखिए, सबसे पहले तो निषेचन के पहले जितनी घटनाएं हुई थी उसमें शुक्राणु बना, अंडाणु बना। अब जब शुक्राणु और अंडाणु बन गया तो दूसरा लैंगिक जनन का जो दूसरा घटना होगा वो होगा निषेचन। जब अंडाणु और शुक्राणु बना तो क्या हो जाएगा? निषेचन हो जाएगा, क्योंकि अंडाणु शुक्राणु से मिलेगा और अंडाणु का शुक्राणु से मिलना ही तो निषेचन कहलाता है। और ये निषेचन दो प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य निषेचन, मतलब निषेचन तो होगा लेकिन शरीर से बाहर होगा। एक होता है अंतः निषेचन, मतलब इसमें निषेचन होगा लेकिन शरीर के अंदर में होगा। तो याद ये सब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे निषेचन के बाद होने वाली घटना। मतलब क्या है कि हम लोग निषेचन के पहले वाली घटना पढ़ें, फिर हम लोग निषेचन पढ़ें, अब हम लोग निषेचन के बाद होने वाली घटना को पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे निषेचन पश्च घटनाएं। क्या पढ़ेंगे? थर्ड नंबर में हम लोग पढ़ेंगे निषेचन पश्च घटनाएं। पश्च घटनाएं, इसमें क्या होगा? तो निषेचन हुआ, अभी तुरंत पढ़ें, बाह्य निषेचन हुआ या तो अंतः निषेचन हुआ तो निषेचन ही, यानी मिला शुक्राणु से अंडाणु ही मिला। समझ में आ रहा है ना? नर युग्मक से मादा युग्मक ही तो मिला, चाहे वो शरीर से बाहर में मिले चाहे शरीर के अंदर में मिले। अब यदि वो मिल गया तब क्या होगा? तब स्टार्ट होगा निषेचन के बाद, मतलब निषेचन हुआ, अब निषेचन के बाद में क्या क्या घटना होता है ये तीसरे घटना में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो होता क्या है बाबू कि निषेचन के बाद में, निषेचन के बाद होने वाली, निषेचन के बाद होने वाली सभी घटनाएं निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। निषेचन पश्च मतलब निषेचन के बाद वाली घटनाएं कहलाती है।
है। मतलब निषेचन हो गया। अब निषेचन के बाद जो जो भी घटना होगा उसको हम लोग निषेचन पश्च घटना मतलब निषेचन के बाद वाली घटना कहेंगे। अब होगा क्या, तो दोस्त देखिए, सबसे पहले नर युग्मक बना, मादा युग्मक बना, उसके बाद निषेचन हुआ। अब देखिए क्या होता है, निषेचन हो गया, क्या हो गया, निषेचन हो गया, मतलब शुक्राणु जो है अंडाणु से मिल गया। इसके बाद क्या बनाएगा, युग्मनज बनाएगा, युग्मनज, युग्मनज बनाएगा। अब यही युग्मनज विकसित होकर के भ्रूण बनता है। देखिए युग्मनज क्या होता है समझिएगा, युग्मनज जब नर और मादा युग्मक आपस में मिल जाता है तब क्या बनाता है, युग्मनज बनाता है, और यही युग्मनज भ्रूण बनता है। क्या बनता है, भ्रूण बनता है। आपको हम भ्रूण के बारे में बताए थे कि जब तक बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा है वो भ्रूण कहलाएगा, और जैसे ही वो शरीर से बाहर आया वो क्या कहलाएगा, शिशु कहलाएगा। अब ये भ्रूण बनता है, मतलब निषेचन हुआ, निषेचन के बाद यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, निषेचन पश्च घटना है। युग्मनज बना, युग्मनज विकास करके क्या हो गया, भ्रूण में परिवर्तित हो गया, और भ्रूण शिशु के रूप में क्या हो गया, जन्म ले लिया, शिशु के रूप में जन्म ले लिया। ये जो घटना हुआ बाबू, यही घटना निषेचन के बाद वाली घटना कहलाता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए युग्मनज से क्या बना, भ्रूण बना, तो भ्रूण बनने की जो घटना होता है उसे हम लोग भ्रूणोद्भव कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव कहते हैं, भ्रूणोद्भव कहते हैं। याद रखिएगा, भ्रूण बनने की जो घटना होता है यानी भ्रूण निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम लोग भ्रूणोद्भव कहते हैं। अब देखिएगा दोस्त, ये जो भ्रूण का निर्माण हुआ, भ्रूण के निर्माण के आधार पर, भ्रूण के निर्माण के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग होता है वो होता है अंडज प्रजक प्राणी, अंडज प्रजक प्राणी, और जो दूसरा होता है वो होता है सजीव प्रजक प्राणी, सजीव प्रजक प्राणी। इन दोनों में क्या अंतर होता है देखिएगा, भ्रूण निर्माण दो प्रकार का हुआ। एक होता है क्या, जीव ना अंडा देता है, क्या बनाता है, अंडा बनाता है। मुर्गी देखते हैं अंडा देता है, छिपकली देखते हैं अंडा देता है, क्या बनाता है, अंडा बनाता है। और ये अंडा से क्या होता है बाबू, ये अंडा से क्या होता है, जीव का जन्म होता है। समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ, ध्यान दीजिए। एक प्राणी ऐसा होता है जो अंडा देता है और अंडा से जीव क्या होता है, जीव का निर्माण होता है। लेकिन एक प्राणी ऐसा होता है जो अंडा नहीं देता है, वो डायरेक्ट सजीव के रूप में यानी बच्चों को जन्म देता है। बोलिए आप लोग बताइए, ये इसमें अंडज प्रजक प्राणी में कौन आ जाएंगे, तो आपके आ जाएंगे पक्षी, क्या आ जाएंगे, पक्षी। इसमें आएंगे छिपकली, छिपकली भी अंडा देता है, जानते ही होंगे छिपकली। इसमें आ जाएंगे सांप, और इसी प्रकार के अनेक एग्जाम्पल आ जाएंगे। और इसमें सजीव प्रजक प्राणी में मानव आएगा, कौन आएगा, मानव आएगा। पशु आता है, स्तनधारी लिख देते हैं, स्तनधारी। चमगादड़ इसी में आ जाएगा। तो गौर से देखिएगा, भ्रूण निर्माण के आधार पर सजीवों को यानी जीवों को दो भागों में बांटा गया है, अंडज प्रजक प्राणी और दूसरा सजीव प्रजक प्राणी। अंडज प्रजक प्राणी उसे कहते हैं जो अंडा देता है और अंडा से क्या होता है, बच्चों का जन्म होता है। और सजीव प्रजक प्राणी उसे कहते हैं जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देता है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए इसमें आपके फर्स्ट नंबर पर आएंगे
उभयलिंगी प्राणी बोलिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट नंबर पर आएंगे उभयलिंगी प्राणी, उभयलिंगी प्राणी या फिर जीव लिख देते हैं, ठीक है ना, उभयलिंगी जीव। तो देखिए वैसा जीव जिसमें नर भी रहता है और मादा भी रहता है, मतलब इस जीव में क्या रहेगा, तो नर भी रहेगा और साथ ही साथ मादा भी रहेगा, मतलब आधा शरीर महिला का होगा और आधा शरीर पुरुष का होगा। ऐसे प्राणी, ऐसे जीव उभयलिंगी जीव भी कहलाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, पौधा भी तो उभयलिंगी होगा, तो आपसे पूछ देगा कि बताइए उभयलिंगी पौधा से आप क्या समझते हैं, तो वैसा पौधा जिसमें नर और मादा दोनों मौजूद रहे उसे हम लोग क्या कहेंगे, उभयलिंगी पौधा कहेंगे। अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो एकदम शानदार सा एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, केचुआ, बस हो गया काम। क्या याद रखिएगा, केचुआ याद रखिएगा, ये आपके हो जाएंगे उभयलिंगी जीव। अच्छा उभयलिंगी पौधा का भी तो नाम याद रख सकते हैं ना हम लोग, तो आइए हम लोग देखते हैं उभयलिंगी पौधा। आपसे अगर दी उभयलिंगी पौधा पूछे तो आप लोग बोलिएगा उभयलिंगी पौधा ना, उभयलिंगी पौधा। अगर आप लोगों से उभयलिंगी पौधा बोले तो आप लोग बोलिएगा मक्का, क्या हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, गुलाब हो जाएगा, गुड़हल हो जाएगा, गुड़हल, ये सभी के सभी क्या होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। इसमें नर भाग और मादा भाग एक ही में होता है, ठीक है ना। अब आता है एक लिंगी जीव, क्या आते हैं, एक लिंगी जीव। तो आइए हम लोग थर्ड पॉइंट को देखते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे एक लिंगी जीव। देखिएगा अगर एक लिंगी जीव का बात रहे तो आप लोग समझ रहे होंगे कि वैसा जीव जिसमें नर अलग होता है और मादा अलग होता है। कहने का मतलब पुरुष अलग होता है और महिला अलग होता है। मानव को ही देख लीजिए, मानव में क्या है, पुरुष अलग होता है और महिला अलग होता है। दो प्रकार के मानव होते हैं ना बाबू, एक होते हैं पुरुष, एक होते हैं महिला। अब वो महिला में अलग अलग प्रजातियां, मतलब काली, गोरी, कोई अजीब टाइप के, कोई मोटी हो गई, कोई पतली हो गई। पुरुषों में भी अजीब टाइप का, कोई बंदर, कोई ऐसा वैसा अजीब अजीब टाइप का लगता है, तो वो एक अलग प्रजाति, वो छोड़ दीजिए। लेकिन टाइप अलग हो सकता है, लेकिन दो ही है ना, या तो वो महिला होगा या तो ये पुरुष होगा। आप लोग बोलिएगा अक्सर ट्रांसजेंडर भी होता है, तो छोड़िए उस पर बात हम लोग नहीं करते हैं। तो हम लोग सिंपल सा देख लेंगे, एक लिंगी जीव में कौन आते हैं, तो मानव आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे, मानव आ जाएंगे, ठीक है। स्तनधारी आ जाएंगे। स्तनधारी मतलब वे जो बच्चों को दूध पिलाता हो, ठीक है। अच्छा अगर यदि आप लोगों से एक लिंगी पौधा का नाम पूछ दे तब आप लोग क्या करिएगा, तो यदि आप लोगों से एक लिंगी पौधा का नाम पूछेगा तो आप लोग बोलिएगा पपीता। क्या हो जाएगा, पपीता एक लिंगी पौधा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग याद रखिएगा। आप लोग भांग का नाम सुने हैं, भांग का, भांग भी एक लिंगी पौधा होता है। आप लोग खजूर का नाम सुने हैं ना, खजूर, ये सभी भी क्या होते हैं, एक लिंगी पौधा होते हैं। अच्छा आप लोगों से द्विलिंगी पूछ दे तब, तो द्विलिंगी मतलब समझ में आ रहा है ना, नर और मादा दोनों, तो यही हो जाएगा। उभयलिंगी को ही हम लोग द्विलिंगी भी कहेंगे। एक लिंगी पौधा उसको कहेंगे जिसमें केवल नर होता है वो अलग, और मादा होगी तो वो अलग होंगे। जिस तरह से पुरुष में महिला अलग और पुरुष अलग, उसी तरह से पौधा में भी महिला भाग अलग और पुरुष का अलग, तो उसे हम लोग कहेंगे एक लिंगी पौधा। देखिए यही कारण होता है कि जब पपीता को हम लोग क्या करते हैं, किसी जगह लगा देते हैं, और अगर वो एक ही पपीता का पेड़ वहाँ पर है तो ये पपीता फल नहीं देगा, ये पपीता फल नहीं देगा। पता है क्यों नहीं देगा, क्योंकि देखिए अगर किसी आदमी को, एगो पुरुष को ही एक कमरा में बंद कर दीजिए तो क्या वो बच्चे को जन्म दे देगा, क्या नहीं देगा। अगर किसी महिला को ही आप एक कमरे में बंद कर दिए, जीवन भर बंद रखिए, तो क्या वो बच्चे को जन्म दे सकती है, नहीं दे सकती। उसी तरह से यदि अकेले पपीता का पौधा है तो वो फल कैसे दे सकता है, तो फल देने के लिए क्या करना होगा, पपीता के पेड़ के जगह पर कुछ और पपीता का पेड़ लगाइए, देखिए वो फल देने लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ये होता है अनिषेच जनन। क्या होता है,
अनिषेच जनन। नाम से ही हम लोगों को क्लियर है, अनिषेच मतलब निषेचन नहीं हुआ होगा। तो देखिए वैसा जनन समझिएगा, वह विधि जिसमें बिना निषेचन का ही, मतलब उसमें निषेचन नहीं होगा, मतलब नर युग्मक मादा युग्मक से नहीं मिलेगा, लेकिन बच्चों को क्या होता है, जन्म दे देता है, ऐसा जनन अनिषेच जनन कहते हैं। इसमें निषेचन नहीं होता है, लेकिन एक संतान को जन्म हो जाता है। किसमें होता है, तो छिपकली में होता है। छिपकली में बिना निषेचन का ही क्या होता है, संतान का जन्म हो जाता है, मतलब नए छिपकली आ जाते हैं। उसके बाद किस में हो जाएगा, तो मधुमक्खी में भी होता है, मधुमक्खी। इसमें बिना निषेचन का क्या होता है, जनन हो जाता है। इसे हम लोग कहते हैं अनिषेच जनन। कोई दिक्कत है? चलिए इसी में एक और पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ये हो गया अनिषेच जनन। लेकिन आप लोगों से ये पूछ दे कि भैया ये बताइए कि अनिषेच फलन किसे कहते हैं। अनिषेच फलन भी तो पूछ सकता है। तो देखिए जनन हुआ जीवों में, फलन होगा पौधों में, मतलब वैसे पौधे जिसमें बिना निषेचन के ही फल आ जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं अनिषेच फलन। जनन में क्या होगा, जीव में निषेचन किए बिना ही जीव की उत्पत्ति हो गई, लेकिन अनिषेच फलन में बिना निषेचन का ही फल का निर्माण हो जाएगा। किसमें होता है, तो अंगूर में हो जाता है इस तरह से। फिर केला याद रखिएगा, अंगूर हो गया, केला हो गया, ये सभी में क्या होता है, अनिषेच फलन होता है। ठीक है ना बाबू। चलिए हम लोग एक लास्ट पॉइंट इसमें हम लोग समझते हैं। एक होता है मोनोकार्पिक। आखिर ये मोनोकार्पिक क्या होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। क्या होता है मोनोकार्पिक, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग कहते हैं मोनोकार्पिक। अब ये मोनोकार्पिक क्या है, तो बाबू देखिए वैसा जीव, ध्यान दीजिएगा, वैसा जीव या फिर पौधा, वैसे जीव जो पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार फल देता हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? केवल एक ही बार वो क्या करता हो, फलता हो, उसी को हम लोग कहते हैं मोनोकार्पिक। मतलब ये जनन करेगा, पूरे जीवन काल में केवल एक बार ही जनन करेगा। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, तो एग्जाम्पल इसका इम्पोर्टेंट होता है। इसमें सबसे प्यारा सा एग्जाम्पल बांस। पूरे जीवन काल में ना केवल एक ही बार वो फूल देगा। समझ में आ गया ना? छोटे छोटे होते हैं, उसके फल होते हैं बांस के, वो पूरे जीवन काल में एक ही बार फल देते हैं। फिर आपका गेहूँ, फिर क्या हो जाएगा, गेहूँ हो जाएगा, गेहूँ। फिर क्या हो जाएगा, धान हो जाएगा। देखते हैं ना ये सभी को क्या होगा, एक ही बार फल देगा, उसे काट करके हटा देते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं, नया पौधा को हम लोग लगाते हैं। ऐसा थोड़ा ना कि गेहूं जो हो गया एक बार लगा दिए, इस सीजन तोड़ दिए, फिर अगला सीजन भी तोड़ेंगे। जिस तरह हम लोग आम को क्या करते हैं, एक सीजन में लगा दिए, इस बार आम आया तो अगला साल भी उस पौधा में क्या होगा, फल आएगा, फिर उसके अगले साल भी आएंगे। इसी तरह से कंटिन्यूअस चलते रहेगा। लेकिन बांस में ऐसा नहीं होता है, गेहूं में ऐसा नहीं होता है, धान में ऐसा नहीं होता है। इसी तरह के अनेक सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार क्या होता है, फल आता है। ठीक है ना बाबू? तो आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है ना? तो जैसा कि आप लोगों को हम बताए थे कि पहला चैप्टर जीवों में जनन है और दूसरा चैप्टर जो होगा वो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होगा। तो आप लोगों का आज फर्स्ट चैप्टर का द एंड होता है, आप लोग का फर्स्ट चैप्टर समाप्त होता है। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिलेगा पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। आप लोग इस डाटा को याद कर लीजिएगा, ये जीव है और उस जीव में कितने क्रोमोसोम की संख्या पाई जाती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना? तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।